नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आए और वहाँ पर चुनाव के बाद हिंसा भड़की, जिसमें बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, घर में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, मारपीट की जा रही है, यहाँ तक कि महिलाओं से रेप तक के आरोप लगाए गए। इस प्रकरण के बाद 2-3 दिन तक एक चर्चा बड़ी आम रही सोशल मीडिया पर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया और इसमें कोई बड़ा एक्शन दोनों ने नहीं लिया। सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी जाएगी और इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा कि भाई, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है और अगर आप बदले की राजनीति करते हैं तो आपके खिलाफ इस तरह का एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े पत्रकार, कॉलमिस्ट, उनके मैंने विचार देखे। इनमें से जो मोदी समर्थक हैं, राष्ट्रवादी अपने आप को जो वो कहते हैं, उन लोगों की ओपिनियन यही थी कि भाई यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष ये कहता रहा, ख़ासतौर से टीएमसी के लोग, कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अब बैकडोर से यहाँ की सत्ता हथियाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर वो जीतने में तो विफल रहे हैं और इसलिए राष्ट्रपति शासन की आड़ में वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं। ख़ासतौर से महुआ मित्रा, जो टीएमसी की बड़ी वोकल सांसद हैं, उन्होंने तो इसे लेकर खुलेआम ट्वीट भी किए थे। तो इस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ बड़ा घटनाक्रम होगा। और जैसे ही ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण की, उसके तुरंत बाद सारा जो बुलबुला था वो एकदम से फुस हो गया। अब कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। बीजेपी ने भी अपना कामकाज शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बना दिया गया है, अपने विधानमंडल दल का नेता बना दिया गया है और पॉलिटिक्स आगे बढ़ गई है जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से होती है। इस बारे में मैं एक मुद्दे पर आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि क्या नरेंद्र मोदी को सही मायनों में राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा देना चाहिए था, इसकी सिफारिश करनी चाहिए थी, या फिर ये डिसीजन ना लेकर नरेंद्र मोदी ने एकदम सही डिसीजन लिया कि उन्होंने इस मामले को लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, जिस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए लोकतांत्रिक ढांचे में, उस तरीके से हैंडल किया। कुछ लोगों की अलग अलग ओपिनियन इस पर हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है, मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं अपना मत, मेरा मत ये है कि नरेंद्र मोदी का जो डिसीजन था इस तरह के कार्रवाई न करने का, वो एकदम सही डिसीजन था। देखिए, इसमें होता क्या, अगर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती तो इसके खिलाफ ममता बनर्जी, टीएमसी, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट जाते या हाई कोर्ट जाते और इस मामले में सीधा सीधा ये कहा जाता कि देखिए, झूठे सच्चे आरोप लगाकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश यहाँ की जा रही है और ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे मेन बात ये है कि जब आचार संहिता लागू होती है किसी राज्य में, तो वहाँ के सारी पुलिस, कानून व्यवस्था सारी की सारी चुनाव आयोग के अधीन होती है। यहाँ तक कि अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी उन्हीं का अधिकार होता है, चुनाव आयोग का ही। देखिए, कई ऐसे ज़िलों में एसएसपी बदले गए थे, पुलिस अधिकारियों को बदला गया था, थाना अध्यक्षों को तो हटाया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई तक चुनाव आयोग कर चुका था। तो ऐसी स्थिति में सारी कानून व्यवस्था उन्हीं के हवाले रहती है और इसमें टीएमसी और उनके समर्थक ममता बनर्जी ये दलील देते कि सारी कानून व्यवस्था उनके हाथ में थी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी नई सरकार ने अभी शपथ भी ग्रहण नहीं की है। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में ये बात ख़त्म हो जाती और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जो बात है उसकी दलील को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं मानता। इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार एक गलती कर चुकी है। आपको याद होगा कि जब 2016 में संकट आया था, 2015 की शायद बात है, 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए ही 1 साल हुआ था, तो वहाँ पर विजय बहुगुणा की सरकार अल्पमत में आई थी। जो उत्तराखंड में सरकार चल रही थी कांग्रेस की, वहाँ पर पार्टी में अंदरूनी क्राइसिस हुआ था और कुछ विधायकों ने बगावत कर दी थी वहाँ पर, और हरीश रावत के नेतृत्व में, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वहाँ के, उनके नेतृत्व में विजय बहुगुणा के खिलाफ बगावत हुई थी।
विजय बहुगुणा आज तो खैर बीजेपी का ही हिस्सा हैं टेक्निकली, हालांकि वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, लेकिन उस समय वो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के और उनके खिलाफ बगावत हुई थी और ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पर अल्पमत में आ गई है और केंद्रीय कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने तुरंत इस मामले पर जंप करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। जबकि इस प्रकरण में 24 घंटे के भीतर अगर उन्हें इंतज़ार वो कर लेते तो शायद उन्हें किरकिरी का सामना ना करना पड़ता। किरकिरी क्या हुई, इसके अगेंस्ट जो कांग्रेस है उन्होंने कहा कि भाई हमें बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए, हम बहुमत साबित कर देंगे हमारी सरकार का। और इस तरीके से जब हरीश रावत उनके बाद, विजय बहुगुणा के बाद चीफ मिनिस्टर बने थे और उन्होंने कहा कि हमें बहुमत साबित करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा रहा है, और उसके बाद उन्हें इजाज़त दी गई थी कोर्ट से और उन्होंने अपना बहुमत साबित कर दिया था और 1 साल तक उनकी सरकार मेरे ख्याल में चली थी, 1 या 1.5 साल तक हरीश रावत की सरकार चली थी। तो नरेंद्र मोदी का पहला ही अनुभव बड़ा ख़राब रहा राष्ट्रपति शासन का और इसका मैसेज बड़ा गलत गया। पहले ये कहा जाता रहा है कि जब इंदिरा गांधी की सत्ता हुआ करती थी उन्होंने कई राज्यों में सरकारें गिराई थी और जो एक्ट 356 है उसका दुरुपयोग किया था। ये बात सही है, इंदिरा गांधी ने बहुत उस समय दुरुपयोग किया था और आज इसका परिणाम कांग्रेस इस तरीके से भुगत रही है कि आज तमाम कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस से अलग होकर ही अपनी पार्टी बनाकर आज सरकार चला रहे हैं। खुद टीएमसी की ये जो ममता बनर्जी हैं ये कांग्रेस से अलग हुई हैं, वाईएसआर कांग्रेस है और एनआर कांग्रेस है, तमाम स्टेट्स में ऐसी सरकारें चल रही हैं जो कांग्रेस से अलग होकर बने हुए धड़े हैं और आज सरकारें चला रहे हैं। जैसे कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है। तो इस लिहाज से कांग्रेस की बर्बादी का जो मेन रीज़न है वो यही रहा है कि इंदिरा गांधी, जिन्हें तथाकथित रूप पर हमेशा ये कहा जाता है आयरन लेडी, पावरफुल लेडी, मुझे तो लगता नहीं कि वो पावरफुल लेडी थी। हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ उनका ऑरा मीडिया के माध्यम से बना दिया गया हो, लेकिन इंदिरा गांधी कभी भी अपने समय में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जितने भी उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल रहे, देश में इमरजेंसी लगाने के लिए वो बदनाम रही हैं। वो काला अध्याय माना जाता है भारतीय लोकतंत्र में और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इंदिरा गांधी ने उस समय, हो सकता है कि उस समय लगा हो कि बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन आज अगर उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर आप देखें तो वो काम सही नहीं कहे जा सकते। अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए कांग्रेस जानी जाती रही है। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने शुरू में ही जब उनका मुंह जल गया था दूध से तो अब वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया क्योंकि इसका मैसेज बहुत गलत जाता और इसमें उनकी पराजय बिल्कुल निश्चित थी। ये जो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पश्चिम बंगाल में ना करने का डिसीजन है, मेरा मानना है कि बिल्कुल संतुलित और समझदारी से किया गया निर्णय है और इस तरह का थॉट भी ऐसे मौके पर नहीं आना चाहिए क्योंकि जब सामने वाली पार्टी को इतना भारी मैंडेट मिला है, आप 213 सीटें आप सीधे दे रहे हैं जो स्पष्ट बहुमत है 294 में से, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं और डेमोक्रेटिक ढांचे में, पूरे व्यवस्था में इसके लिए कोई जगह नहीं होती है कि आप, वो भी फिर रिवेंज वाली ही कार्रवाई कही जाती कि जिस तरह से टीएमसी वालों ने जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी थी, उसी तरीके से बीजेपी वालों ने भी हारने के बाद अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात दिखाते हुए उनकी सरकार गिरा दी। इसका मैसेज यही जाता मेरे ख्याल में। मेरा मानना ये है कि ये डिसीजन मैच्योर डिसीजन था और इससे नुकसान तो कम से कम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर ऐसा निर्णय लेते तो किरकिरी जरूर हो जाती। इस किरकिरी से मोदी और अमित शाह की जोड़ी बच गई। मुद्दों पर बात होती रहेगी, देखते रहिए अर्श की बात लाइव। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ भाई वीडियो देखकर आगे मत बढ़ा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सोशल मीडिया पर लाइक कीजिए, तभी तो फ़ायदा है आपका चैनल सब्सक्राइब करने का, वरना फिर फ़ायदा क्या है यार। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं
एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।